नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। खबरों की खबर का ये ब्रीफ हमारा एक प्रोग्राम है, ब्रीफ शो है। आज हम बात करेंगे देश की और कुछ हमारे आस पड़ोस की। देश की खबरों में यदि हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल का मामला थोड़ा सा इस वक्त, हालांकि अभी कोई खबरें नहीं हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत वाला ये नया साल आएगा। और आज क्रिसमस है। वैसे जो लोग ईसाई मतावलंबी हैं उनको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जो कि इस वक्त विपश्यना ध्यान में गए हुए हैं। तो विपश्यना ध्यान में कब तक रहेंगे? 10 दिन का ध्यान होता है, 10 दिन का कोर्स होता है एक तरह से। तो विपश्यना का ये जो क्रम उन्होंने पकड़ा है, ये अब जैसे ही नए साल का आगाज होगा, ईडी का जो समन है 3 जनवरी का, उस दिन वो क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शराब नीति घोटाले में उनका नाम है और उनके नेता मनीष सिसोदिया, जो पार्टी के नंबर 2 नेता हैं, वो अभी जेल में हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी के मंत्री मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खास कॉन्फिडेंट, और उन्हीं से हुई पूछताछ और बाकी जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर ईडी ने ये तीसरा नोटिस दिया है। पहला नोटिस नवंबर 2 को दिया गया था। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिस को वेग बताया, आधारहीन बताया और कहा कि वो उनके पॉलिटिकली जो उनका एक कद है उसको कम करने की कोशिश कर रही है ईडी, और अनलॉफुल भी बताया और उसको रद्द करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि ये ईडी का इस्तेमाल मुझे कैंपेन करने से रोकने के लिए किया गया है। इसके बाद ईडी ने 21 दिसंबर के लिए दूसरा नोटिस दिया। अरविंद केजरीवाल से कहा गया कि आप 21 दिसंबर को ईडी के दफ्तर आएँ, आपसे पूछताछ होनी है। लेकिन इस बार भी 21 दिसंबर को भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए। अब नोटिस है 3 जनवरी का। देखने वाली बात यह होगी कि विपश्यना के शिविर से आने के बाद अरविंद केजरीवाल इस नोटिस को किस तरह से फेस करेंगे। और जानने वाले लोग ये जानते हैं कि ये नोटिस उनके राजनीतिक जीवन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो ईमानदारी के लिए या आम आदमी की तरह जीवन यापन करने के लिए राज में आ जाने की एक, जिसको कहते हैं तिलिस्मी चाल, धरने प्रदर्शनों में भी जो चंदे लिए गए, उसमें भी कई तरह की बातें आ रही हैं। और आज भी हम एक टॉपिक आपके समक्ष रखेंगे कि एंटी इंडिया और ये जो हल्ला बोल ब्रिगेड है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है इनके साथ किस तरह से तालमेल है। और दूसरी बात ये कि ये जितने भी इस तरह के आउटफिट्स हैं, जिस तरह के आउटलेट्स हैं, इनसे किस तरह की बातें आती हैं और किस तरह से अरविंद केजरीवाल इसको अपने हिसाब से खेलते हैं। और यदि हम बात करें खालिस्तानी मूवमेंट की, उसमें भी अरविंद केजरीवाल का जो बयान है बड़ा चर्चित रहा था कि यदि पंजाब अलग देश बना तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये किस तरह का बयान था? ये एंटी इंडिया का बयान नहीं था तो क्या था? तो इस तरह की ताकतों के साथ रहना और फिर दिल्ली जैसे राज्य में जहां केंद्र सरकार, मरकजी सरकार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां अपनी सरकार बनाना, तो इसमें किस तरह के तत्व इन्वॉल्व थे, ये भी देखने वाली बात है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कह रही है कि इस मामले में जांच हो, लेकिन आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल आए तो थे भ्रष्टाचार साफ करने, लेकिन खुद ही शराब नीति के भ्रष्टाचार में फंस गए। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि 3 जनवरी को नए साल की जो आगाज है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर किस तरह की गाज लेकर आती है, ये देखने वाली बात है। और यदि हम इसी से लगती हुई बात करें तो न्यूज़ क्लिक की एक बात है, वो आपके समक्ष लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले देश के कुछ और बातें हैं जो आपके समक्ष रख देते हैं। न्यूज़ क्लिक में एक बड़ा डेवलपमेंट है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को रिप्रेजेंट कर रही थी न्यूज़ क्लिक नाम की एक मीडिया एजेंसी, उसको हम लेंगे। लेकिन इससे पहले देश की राजनीति में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन रहा। आज 2 नेताओं के ऐसे बयान हैं जिन्होंने जातिगत राजनीति को एक बार फिर से उभारने की कोशिश की है। जबकि यदि हम वोट टर्नआउट देखें, वोटर्स की मानसिक स्थिति को देखें, तो ये अब जुमले चलने वाले नहीं हैं। जातियों में विभक्त समाज अब रहना नहीं चाहता
कुछ दूर तक ये चीजें चलती हैं, लेकिन भारत जैसे देश में जिसमें गणराज्यों का राज था, यहाँ जातिवाद का कोई चक्कर था नहीं। तो इसमें ऐसी बातें कर देना, भरतपुर राजघराने के जो फिलहाल वारिस हैं, भरतपुर की पूर्व रियासत के वारिस विश्वेंद्र सिंह चुनाव हार गए हैं, और चुनाव हारने के बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी है। भरतपुर की ही डीग कुम्हेर विधानसभा सीट से विश्वेंद्र सिंह चुनाव हारे थे, और 3 दिसंबर को जब चुनाव नतीजा आए तब बहुत मायूसी थी। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर शैलेश सिंह ने इनको करीब 8,500 वोटों से हराया था। लेकिन आज विश्वेंद्र सिंह ने जो बात बोली है वो बहुत हास्यास्पद भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और जातिगत राजनीति को समझने वाले लोग भी समझते हैं कि क्या बयान है। उन्होंने कहा कि जाट को मारे जाट या मारे करतार, ये इस तरह के बयान है। पिछले यदि हम विश्वेंद्र सिंह के राजनीतिक करियर को देखें तो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, और अविजित योद्धा की तरह वो अपनी जातिगत राजनीति को करते हैं। लेकिन उनको पर्सनली जानने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अंग्रेजी दांव व्यक्ति हैं, और जब जीत जाते हैं तो वो एक वापस उसी एरिस्टोक्रेटिक अंदाज में जीते हैं। भरतपुर में जो उनकी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकल लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब हमारा लोगों से है यहाँ पर, उनको जरूर वो खुश रखते हैं। बाकी उनकी जातिगत राजनीति वाला जो हिसाब किताब है वो अलग रहता है। लेकिन जब हार जाते हैं तो फिर जाट को मारे जाट या मारे करतार कहते हैं। इसी तरह का एक जातिगत बयान हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आया है, और अध्यक्ष हैं उदयभान चौधरी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान ऐसे मौके पर दिया है जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, उनकी मजाक उड़ाई। उस मामले में जाट समाज ने जगदीप धनखड़ का साथ दिया। जाट समाज ने प्रेस को बताया कि हम इसको अपमान मानते हैं। अब बात यहाँ ये भी है कि ये जातिगत राजनीति का जो मसला चल रहा है इसको भी समझना पड़ेगा। बहरहाल उदयभान चौधरी ने कहा कि टूटी खाट और झुका जाट किसी काम का नहीं है। तो इन्होंने राकेश सिंह टिकैत को लेकर और अभी ये जो कुश्ती फेडरेशन वाला मामला चल रहा है इसको लेकर जगदीप धनखड़ के ऊपर हमला बोला है। दोनों ही जाट हैं, वो हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, और आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। तो जींद में एक सभा को संबोधित करते हुए उदयभान चौधरी ने कहा टूटी खाट और झुका जाट। तो ये हास्यास्पद बयान ही माने जाएंगे इस जमाने में, तो कम से कम जब जातियों का कोई ज़्यादा वोटर्स के ऊपर असर नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ बेल्ट ऐसी हैं जहाँ पर आज भी लोग अपनी जाति को ज़्यादा चाहते हैं, जाति को वोट के लिए भी चुनते हैं। और कोई ज़माने में नारा भी लगा था हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में, कि रोटी बेटी और वोट ये जाति को ही देना है। तो ये किस तरह की बात है? तो ये भी देखने वाली बात है। बट देश की राजनीति में ये आयाम आते रहते हैं आपके सामने। और राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ये सोच में है कि जाट बेल्ट में उनको प्रत्याशित सफलता नहीं मिली। तो ये सोच भी थोड़ी सी एम्पिरिकल डाटा की चाहत है इसमें भी, क्योंकि ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती है। लोकल पॉलिटिक्स होती है, लोकल कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी चाहत नाचाहत होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। और किसी जाति के इस तरह के तर्कों के आधार पर ज़्यादा फैसले नहीं लेने चाहिए। हाँ, जो राजनीति में उनका हक है, जो उनको एक तरह से समावेशी जो बात है, हमारे यहाँ तो श्रेणियों में गणराज्य चलते थे। हर श्रेणी का व्यक्ति, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो सोनार हो, इस तरह के जो श्रेणियाँ बनी हुई थी वो जाति नहीं थी, असल में वो वर्ग थे। तो उन वर्गों की क्या प्रॉब्लम थी, उन ग्रुप्स की क्या प्रॉब्लम थी, वो सुनाने समझाने के लिए उस ग्रुप के लोगों को लिया जाता था वेलफेयर के लिए। बट आज के ज़माने में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी यदि संभाग के स्तरों पर, जिले के स्तर पर, इलाकों के स्तर पर, जाति स्तर पर ऐसा कुछ होता है तो वो आपकी खुद की कवायद है। जातियों में इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो राजस्थान की राजनीति में इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी को बहुत ज़्यादा सफलता मिलनी चाहिए थी। लेकिन अशोक गहलोत का
जाट तुष्टीकरण जो था वो थोड़ा काम आया है, और जिस तरह से खुली छूट मिली हुई थी वो करेंगे कभी बात, लेकिन इस चुनाव के नतीजों में असर भी दिखाई दिया है कि बाकी जो लोग थे उन्होंने फिर अशोक गहलोत को इस पूरे के पूरे चुनावी दंगल में हरवाया। तो इस तरह की देश में राजनीति चल रही है। कल्याण बनर्जी आज फिर से चर्चा में आए हैं, और कल्याण बनर्जी ने आज फिर से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की है, और उनका यह कहना था कि उनको ये मूलभूत अधिकार के तौर पर ये राइट मिला हुआ है, मिमिक्री एक आर्ट है और वो इसे छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि मेरा खेद इस बात के लिए है कि मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे वो नहीं है, लेकिन मैं वो राज्यसभा में इसी तरह से बिहेव करते हैं तो मैं कहता हूं। अभी हाल में संसद के बाहर राहुल गांधी ने वीडियो जिस मिमिक्री का खींचा था वो मिमिक्री उन्होंने आज फिर से की है। बहरहाल कल्याण बनर्जी तो ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है, ममता बनर्जी अब उस तेवर में नहीं है जिस तेवर में पहले हुआ करती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब तेवर थोड़े से झुके हुए से हैं। ये बात संभवतः कल्याण बनर्जी को भी समझनी चाहिए, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या इंपैक्ट होंगे इसके। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी ने अब इंडिया अलायंस की राजनीति को भी उलझा दिया है, और राहुल गांधी का नाम आगे करके उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके राहुल गांधी को एक तरह से धो दिया है, और इस मामले में नीतीश कुमार को भी उन्होंने नाराज किया। अब ये उनकी चाल है या कि उनकी आगामी राजनीति है, क्योंकि यदि ममता बनर्जी की खुद की इमेज को देखें तो ममता बनर्जी इन सब से किसी से अपने आप को कम नहीं मानती। राहुल गांधी से उनका पहले से ही 36 का आंकड़ा है वो साफ तौर पर कह चुकी हैं कि मैं इस व्यक्ति के नेतृत्व में तो चुनाव इंडिया अलायंस में नहीं आ सकती हूँ, गठबंधन में नहीं आ सकती हूँ। जहां तक सवाल नीतीश कुमार का है, तो ममता बनर्जी नीतीश कुमार से भी अब अपने आप को सुपीरियर मानती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार दल बदलू माने जाते हैं। खड़गे की जहां तक बात है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में एक जोक इन दिनों बहुत वायरल है कि पहले पुराने ज़मानों में किलों के दरवाजे जो होते थे उनको हाथियों से तुड़वाया जाता था। बाद में उन किलों को के कीले लगवा दिए, मोटे मोटे कीले। अब वो हाथी जब उसको टक्कर मारता तो चिंगाड़ता और दरवाज़ा नहीं टूटता था। तो इसको सुगम बनाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल किया गया, ऊंट को दरवाजे के लगाया गया और फिर हाथी से टक्करें मरवाई गई। अब यहां पर ऊंट कौन है ये आप डिसाइड करिएगा। हमारा इस मामले में खड़गे से कोई संबंध नहीं है। तो बात यहां देश की राजनीति की ये चल रही है कि इस वक्त उलझी उलझी राजनीति है इंडिया अलायंस की। आज नीतीश कुमार ने हालांकि कहा है कि मेरी इंडिया अलायंस से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि राजनीति में इस तरह के बयान कितने मोल रखते हैं। अब एक खबर हम आपको वो देना चाहते हैं जिसकी आपको संभवतः उम्मीद भी हो सुनने के लिए और आप चाहते भी हो। चीन का जो ऊंट है वो पहाड़ के नीचे आ गया है, ऐसा लग रहा है। दो खबरें हैं। एक खबर है वीवो कंपनी से जुड़ी हुई। वीवो कंपनी के मामले में चाइनीज गवर्नमेंट ने और चाइना सरकार ने कहा है कि ये जो मामला चल रहा है इसमें भारत हमारी कंपनियों के खिलाफ पक्षपात ना करे, भेदभाव ना करे। अब बात ये क्यों आ रही है, क्योंकि वीवो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसी हुई है। यहां से वीवो कंपनी ने पैसे कमाकर करीब 25 कंपनियां फर्जी बनाई, शेल कंपनियां, और उनके थ्रू करीब 65,000 करोड़ रुपया चाइना भेज दिया गया जो इलीगल था। और ये जो कंपनियों का संजाल बनाया गया, इनमें उन पैसे को इन्फ्यूज करके और फिर वो चाइना गया। ये केस है। इसमें चाइनीज जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है माओ निंग, उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम करीबी से नजर रख रहे हैं और चीन सरकार अपनी सभी कंपनियों के सभी कानूनी हितों की हिफाजत करेगा, लेकिन भारत से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो चाइनीज कंपनियों को खिलाफ एक तरह का जिसको कहते हैं भेदभाव वाला रवैया ना अपनाए। ईडी ने पिछले ही दिनों वीवो के जो इंटरिम सीईओ थे होंग जुंगवान और वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को गिरफ्तार किया था। और जैसा कि हमने आपको बताया ये पीएमएलए के तहत कार्रवाई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट बहुत खतरनाक है, ये वीवो को भारी पड़ेगा। चाइना सरकार चाहे कहती फिरे,
लेकिन जिस तरह से ईडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है उसमें ये मामला बढ़ेगा, क्योंकि चाइना की और भी कंपनियां इसमें शामिल हैं। करीब 1 साल पहले देश भर में वीवो से जुड़े हुए ठिकानों पर और उसकी 23 एसोसिएट कंपनियों के ऊपर ईडी ने छापेमारी की थी। 50 के करीब लोकेशंस के ऊपर तलाशी ली गई थी। तो कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। और यदि हम बात करें कि ये पूरा जो लेन देन है वो करीब 65,000 करोड़ का है। भारत का हक, भारत का पैसा चाइना चला गया। और जैसा कि हमने नाम में बताया आपको, भारतीय लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि हमारे लोगों के बिना तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फ्लैगशिप तो हम में ही है। हरिंदर दहिया, हेमंत मुंजाल, हरिओम राय, ये लावा इंटरनेशनल कंपनी जो है उसके एमडी हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन मलिक और नितिन गर्ग, ये लोग हैं। लेकिन बहरहाल चाइना के पसीने तो आए हैं, और एक ही कंपनी नहीं है, इस तरह की और भी कंपनियां हैं जिसके ऊपर और भी गाज गिरेगी। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि हम कितने देशभक्त हैं और कितनी हम में देश की समझ है। आपने कभी चाइनीज व्यक्ति को इस तरह की एक्टिविटी करते हुए सुना है? ये बात है। अब बात कर लेते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी इंडिया गैंग की, क्योंकि ये लोग भी उसी तरह के हैं। ये फंडिंग जो आती है एंटी इंडिया गैंग के पास में, ये इसी तरह की कंपनियों से, इसी तरह के लोगों की तरफ से आती है, और वो हमारे अंदर से ही कोई ब्लैक शिप चुनते हैं। न्यूज़ क्लिक, एक न्यूज़ पोर्टल, 3 अक्टूबर को पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के ठिकानों के ऊपर छापेमारी की, और इसके फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और इसका जो एचआर का हेड है अमित चक्रवर्ती, इनको गिरफ्तार किया। अमित चक्रवर्ती ने, जो खबर है वो ये है, जो ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाली बात है वो ये है कि अमित चक्रवर्ती ने कोर्ट में अर्जी लगाई है आज, और ये कहा है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। आज उसके वकीलों ने अर्जी वहाँ लगाने के लिए बताया है लोग मीडिया को। तो ये अर्जी क्या है? ये अर्जी है कि वो पुलिस को ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहता है जो इस चाइनीज कंपनी और चाइनीज फंडिंग का पूरा नेटवर्क है, और वो सरकारी गवाह बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि न्यूज़ क्लिक में सब कुछ ठीक नहीं था, और न्यूज़ क्लिक जैसी और भी यहाँ इस तरह की आउटलेट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, और गाए बगाए इस तरह का नैरेटिव पेश करते हैं जिसमें कि भारत की बदनामी, भारत के लोगों को नीचा दिखाना, आंदोलन करवाना, हर छोटे मुद्दे के ऊपर, हर छोटे बड़े मुद्दे के ऊपर एंटी इंडिया नारे लगवाना, आप जलते रहे कातिल जिंदा है टाइप के, कश्मीर टाइप के। आज हम वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह के नारे लगाने वालों को अपने प्रोग्राम्स में लेना, अपने इनके यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करना, ये सब ये काम करते हैं। वेब पोर्टल चलवाना, और इस मामले में यदि हम पहले की बात करें तो एक दिवंगत कांग्रेसी नेता जो गुजरात से आते थे और माइनॉरिटी के लीडर थे, उनका बड़ा योगदान था, और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी उनका बड़ा योगदान था। और ये जितने भी आउटलेट्स हैं मीडिया के, उनमें उनकी तरफ से फंडिंग इशारे से जाती थी। ये जांच एजेंसी को, अब चूंकि वो दिवंगत हैं, लेकिन जांच एजेंसी को धीरे धीरे पता लग जाएगा। 20-25 आउटलेट्स ऐसे खड़े किए गए थे, और जितने भी आपको लाखों की व्यूअरशिप में यूट्यूब के ऊपर दिखते हैं, इनमें ये पैसा लगता है। तो अमित चक्रवर्ती ने कोर्ट को कहा है, कोर्ट को दरख्वास्त की है कि मैं अब सरकारी गवाह बनूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो कि हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, जो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा एक संबल होगा कि जो कार्रवाई चल रही है वो ठीक दिशा में चल रही है, पानी गर्म हो रहा है। तो ये इसका इशारा है, इंडिकेशन है। अब बात कर लेते हैं चलते चलते में
पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के फाउंडर और अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप में आतंक का पर्याय बन चुके हाफिज सईद का इस बार पाकिस्तान के चुनाव में राजनीति में कदम रखने का पूरा फुल प्रूफ प्लान सामने आया है। और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, इसी तरह के अनेकों घटनाएं कराने वाला और पाकिस्तान में खुले घूमने वाला हाफिज सईद, लोग कहते हैं कि जेल में है, लेकिन वो जेल में नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया भी ये बात कहता है। और उसका बेटा ताला सईद अब पाकिस्तान में सांसद बन सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं यदि चुनाव हुए तो। बताया जा रहा है कि नॉमिनेशन वो फाइल कर चुका है और लाहौर की एक सीट से वो चुनाव लड़ेगा। लाहौर में इन लोगों का बड़ा होल्ड है क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमान वहां ज़्यादा हैं। वैसे तो जाट हैं, लेकिन अब वो कन्वर्ट हैं और ऐसा ही मामला चल रहा है। तो उनको लगता है कि पंजाब जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज करता है। PMML ये हाफिज सईद की पार्टी का नाम है, जो कि इस वक्त यदि हम देखें तो अभी जो राज कर रही थी पार्टी, वो भी इसी नाम से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकजी, दोनों का सेम नाम है। और हाफिज सईद की पार्टी को भी फंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अब कौन लोग देते हैं ये हम सब आप समझते हैं कि एंटी इंडिया लोग देते हैं। बहरहाल हाफिज सईद की ये जो पार्टी है ये पाकिस्तान की सभी सीटों से चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। देखने वाली बात ये रहेगी कि हाफिज सईद चुनाव प्रचार में आएगा या नहीं आएगा। अव्वल तो चुनाव होंगे या नहीं होंगे। चुनाव प्रचार में हाफिज सईद किस तरह से निकलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी वॉच करेगा और वो हमारा ही रेडेंट आतंकवादी नहीं है, अमेरिका ने भी उसको घोषित कर रखा है। तो किस तरह से बाहर आएगा। फिर ये जो ग्रे लिस्ट है या कि फिर ये जो उधार पैसे का मामला है, ये कैसे देगी इंटरनेशनल एजेंसी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो जो फरवरी में प्रस्तावित पाकिस्तानी चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यदि होगा तो। इमरान खान को तो, उनकी पार्टी को तो चुनाव चिन्ह से अलग कर दिया चुनाव आयोग ने, लेकिन यदि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को आगे किया जा रहा है सेना की तरफ से, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसमें फिर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं थोड़ी बहुत भी, उनको भी चिंता होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फोर्सेज का नाम लेना एक हास्यास्पद सी बात है, बट बहरहाल कुछ लोग हैं ऐसे जो सैन माइंड हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी अच्छी सी एक डेमोक्रेसी का परिचय दे और एक अच्छे स्टेट के रूप में सामने आए। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।